नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय की इस दूसरी भारत का भूगोल सीरीज की कक्षा में आपका स्वागत है। भारत का भूगोल सीरीज की प्रथम कक्षा में हमने भारत के नामकरण के संबंध में विस्तार से चर्चा की। आज इस दूसरी कक्षा में हम भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत को भौतिक विभागों में बांटा गया है। मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा आपकी इस दूसरी कक्षा में स्वागत करते हुए भारत के भौतिक प्रदेशों को आगे बढ़ाता हूँ। भारत के भौतिक प्रदेश जैसे कि उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय भूभाग, मरुस्थलीय प्रदेश, समुद्र तटीय मैदान और द्वीप समूह, इस प्रकार ये जितने भी भूभाग हैं ये अपने आप में भिन्नता लिए हुए हैं। भारत एक विशाल देश है। भारत में विश्व की दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। क्षेत्रफल में 7वां स्थान है भारत का। तो भारत में विशेष रूप से विभिन्नताएं पाई जाती हैं। विभिन्नताएं और विषमताओं की भूमि कहा जाता है भारत की विशाल भूमि को। लेकिन फिर भी विद्यार्थियों, इस विभिन्नता के मध्य में एक एकता पाई जाती है। हमारा भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है, लेकिन ज्योग्राफिकल अर्थात भौगोलिक दृष्टि से देखें तो उसके उच्चावच में, उसके भूआकृतियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, वो इसी से संबंध है। जहां एक और विशाल पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहीं दूसरी ओर मैदानी भाग हैं, एक और प्रायद्वीपीय पठारी भाग है, कहीं समुद्र का किनारा है, तटीय मैदान है और कहीं द्वीप समूह है। तो आइए अपनी इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये जो टॉपिक है भारत के भौतिक प्रदेश, तो भारत को भौतिक रूप से कितने भागों में बांटा गया है। भारत विभिन्नताओं की भूमि है, विषमताओं की भूमि है, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसको कई लोगों ने 4 भागों में बांटा है, कई विद्वानों ने इसको 5 भागों में बांटा है, जबकि कुछ लोगों ने इसको 6 भागों में बांटा है। तो अब ये केवल अध्ययन की सुविधा है। अध्ययन की दृष्टि से हम 4 भाग में बांट लेते हैं, 5 भाग में बांट लेते हैं, 6 भाग में बांट लेते हैं। इन भागों के और उप विभाग बन जाते हैं, उनको भी हम भाग बना सकते हैं, उनके 7 ही बना सकते हैं, 8 ही बना सकते हैं। लेकिन मूल रूप से जो सर्वमान्य जो बात है वो है कि भारत को 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है। अब 5 भौतिक प्रदेशों में बांटा जाता है, वो कौन कौन से भौतिक विभाग हैं 5, आइए उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय भाग, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग। ये उत्तर हमने इसलिए लिखा है यहाँ कि मैदानी भाग समुद्र तटीय मैदान भी है ना, इसलिए हमने उत्तर का मैदान मतलब है कि हिमालय के दक्षिण वाला भाग। तीसरा जो भौतिक विभाग है वो है पश्चिमी मरुस्थल। चौथा विभाग है प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। और 5वां भाग है तटीय मैदान। तो इनको सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है। जबकि एक छठा भूभाग है, उसका नाम है द्वीप समूह। इन द्वीप समूहों को तटीय मैदान के साथ जोड़ दिया जाता है कई बार, तो ये एक भौतिक विभाग बन जाता है। जो विशेषता तटीय मैदानों में पाई जाती है उससे मिलती जुलती
बहुत सारी विशेषताएं द्वीप समूह में भी पाई जाती है। द्वीप समुद्र में निकले हुए हैं और तटीय मैदान भी समुद्र का किनारा है, तो इसलिए इनको एक जैसी विशेषता वाले भागों में शामिल कर लिया जाता है, इसलिए इसको एक प्रदेश बना दिया जाता है। जबकि उत्तर का विशाल मैदान और पश्चिमी मरुस्थल, इन दोनों को एक बना दिया जाता है। मरुस्थलीय भाग है, इसमें मिट्टी और रेत जमा है, और उत्तर का विशाल मैदान है, इसमें भी मिट्टी की प्रधानता है, तो इसलिए इसको भी एक भाग बना दिया जाता है। तो इसलिए एक भाग, दो भाग, 3 और 4, ये 4 भौतिक विभाग हो गए। और जो 5 बताते हैं जो लोग, वो इस द्वीप समूह को हटा देते हैं, तटीय मैदान जैसी विशेषता द्वीप समूह में ला देते हैं, या मरुस्थलीय भाग को हटा देंगे, उसको उत्तर का विशाल मैदान में शामिल कर देंगे। जो मरुस्थल है, राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थल में आता है, तो उस पूरे भूभाग को उत्तर के विशाल मैदान के साथ जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये एक भाग बना दिया जाता है। तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 4 भाग भी इसको कहा जा सकता है, 5 भाग की भी कहा जा सकता है, और इसको 6 भागों में भी बांटा जा सकता है। तो हमने यहाँ पर इसको 6 भागों में दर्शाया है, और हम इन 6 भागों को अलग अलग एक एक करके विस्तार से पढ़ेंगे। तो आइए इनको आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ ये सब हटा देते हैं। आप समझ गए होंगे, कई बार कुछ विद्यार्थी पूछते हैं कि भारत के भौतिक विभाग 4 हैं या 5 हैं या 6 हैं। तो ये आपकी स्वेच्छा है, क्योंकि अधिकांशतः 5 भाग माने गए हैं, लेकिन द्वीप समूह भी इसमें जोड़ लिया जाएगा, तो 6 हम भौतिक विभाग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो उत्तर का जो विशाल मैदान है, ये कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, ऊबड़ खाबड़ भाग है, ये ऊबड़ खाबड़ भाग है। और इस भाग में नदियों द्वारा कटाव भी किए गए हैं। और इस भाग में नदियां कैसी हैं, युवावस्था में हैं। नदियां कैसी हैं, युवावस्था की नदियां हैं, युवावस्था की नदियां हैं। ऊबड़ खाबड़ भाग है, युवावस्था की नदियां हैं। और ये जो भाग है उत्तर का पर्वतीय भाग, ये वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित, नवीन, मोड़दार पर्वत श्रृंखला है। वलित और नवीन मोड़दार का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको भौतिक भूगोल की क्लास में आपको वलन पढ़ाया था मैंने, फोल्डिंग। तो जब किसी भी भूभाग पर, ये 2 प्लेटें हैं, इस भूभाग पर दबाव लगेगा दोनों तरफ से। अब मान के चलिए ये प्लेटें और धीरे धीरे खिसक रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं। तो जब एक दूसरे के पास आएंगे तो इस पर दबाव पड़ेगा। दबाव से क्या होगा, मोड़ पड़ जाएंगे, यूं ऐसे मोड़ पड़ जाएंगे। और ये मोड़ क्या कहलाते हैं, ये वलन कहलाते हैं। ये वल पड़ जाते हैं ना, माथे पे यूं बल पड़ जाते हैं, ये तो ये मोड़ पड़ जाते हैं ऐसे। और इस प्रकार से मोड़ पड़ जाने से मोड़दार पर्वतों का निर्माण होता है। तो इसलिए उत्तर के पर्वतीय भाग को वलन के द्वारा निर्माण होने के कारण वलित, मोड़दार और नवीन, क्योंकि बहुत नई पर्वत श्रृंखला है, ये इसका निर्माण बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। जैसे अरावली है, विंध्याचल है, सतपुड़ा है, ये बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, प्री कैम्बियन और कैम्बियन काल की चट्टानें हैं ये इसके अंदर। तो ये बहुत बाद में बना है, इसलिए नवीन है ये। आप समझ गए होंगे, नवीन का मतलब बहुत लेट बना है, वलित का मतलब वलन की क्रिया से बना है और इसमें मोड़ पड़ जाने से बना है, इसलिए इसको वलित, नवीन, मोड़दार पर्वत कहा जाता है। इसके अलावा जो विश्व की सर्वोच्च चोटियां हैं, विश्व की सर्वोच्च चोटियां जो हैं, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान, सर्वोच्च स्थान, वो भी कहाँ है, उत्तर के पर्वतीय भाग में है। हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक एक करके इनको समझते चलते हैं। ये थोड़ी थोड़ी विशेषताएं हैं जिनको मैं बता देता हूँ, फिर हम विस्तार से चर्चा करेंगे पूरे हिमालय पर्वत की। उसके हिमालय पर्वत को भी कई भागों में बांटा गया है। तो विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पर हैं। अब माउंट एवरेस्ट का तो आपने नाम सुना ही है कि माउंट एवरेस्ट जो है हिमालय के अंदर स्थित है और विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी 8,848 मीटर ऊंचाई है। यहाँ पर है माउंट एवरेस्ट।
जो 8,848 मीटर ऊंचा भाग है। अच्छा, ये ध्यान रखेंगे आप कि जो पर्वतों की ऊंचाई है वो समुद्र तल से नापी जाती है। ठीक है, समुद्र तल से ही धरातल के विभिन्न उच्चावचों की ऊंचाई को नापा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, यहाँ पर एक नदी हुआ करती थी बहुत पहले। उस नदी का नाम था इंडो ब्रह्मा नदी। अब इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी, इस प्रकार से कोई नदी बहती थी। अब यहां पर हिमालय पर्वत का उत्थान हो गया तो ये नदी कई भागों में टूट गई। इधर जो भाग गया उसको सिंधु नदी कह दिया। ऊंचाई उठ जाने से एक भाग इधर हो गया, वो गंगा नदी बन गई, और एक भाग इधर जाने लगा, वो सिंधु नदी बन गई। तो ये एक नदी थी। तो ये इस प्रकार से गंगा, सिंधु, और माफ कीजिएगा ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये तीन नदियां बन गई। पहले एक नदी हुआ करती थी, एक नदी सीधी जाती थी, बीच का भाग ऊपर उठ गया, ऊपर उठ जाने से इस दिशा का ढाल इधर हो गया, उस दिशा का ढाल उधर हो गया, और दक्षिण का ढाल दक्षिण की तरफ हो गया। तो ये तीनों विशाल नदी तंत्र भारत के उत्पन्न हुए किससे? इंडो ब्रह्मा नदी से। ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है, तो एक नदी हुआ करती थी प्रारंभ में। अब ये मेन बात है इसके बारे में ये आ गई। ऊबड़ खाबड़ है, बलैत पर्वत है, और सबसे बड़ी बात है कि जो उत्तर का पर्वतीय भाग है, अधिकांश जो चोटियां हैं वो कैसी हैं? हिमाच्छादित हैं। ये हिमाच्छादित हैं। हिमाच्छादित क्यों हैं? जैसा कि आपको मैंने अभी बताया कि सर्वोच्च ऊंचाई है इस क्षेत्र की, तो ऊंचाई पर जाने पर तापमान कम होता है, और जब तापमान कम होता है तो कम तापमान पर बर्फ जमती है। तो देखिएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर, 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 165 मीटर की ऊंचाई पर जब 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो ये माउंट एवरेस्ट कितनी ऊंची है? 8,848 मीटर है ना, 8,848 मीटर ऊंची है। तो टेम्परेचर तो बहुत कम हो जाएगा। तो उस टेम्परेचर पर बर्फ जम जाती है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है, पानी ठोस रूप में आ जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं उत्तर के पर्वतीय भाग की, जो यहाँ पर हमने लिखी, देखी। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं उत्तर के मैदानी भाग की चर्चा करूंगा, उसकी विशेषताओं की बात करूंगा मैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब आगे और चर्चा करेंगे अपन। अब बात करेंगे उत्तर के विशाल मैदानी भाग की। अब इसकी जो विशेषताएं हैं ये देखिएगा, ये हिमालय के दक्षिण में है। मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, भारत का नक्शा बनाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा इन सबको। ये उत्तर का जो मैदानी भाग है ये इस हिमालय पर्वतीय भाग के दक्षिण का भाग है, और ये समानांतर निक्षेप से निर्मित है। अब देखिए इस मैदानी भाग की मैं बात बता देता हूं कि जो इंडियन प्लेट थी, जो भारतीय प्लेट थी, इंडियन प्लेट थी, ये एक्चुअली अफ्रीका से टूट करके आई थी। यहां पर अफ्रीका महाद्वीप हुआ करता था। मैं यहां लिख देता हूं अफ्रीका। ये इंडियन प्लेट अफ्रीका महाद्वीप के इस भाग से, जो मेडागास्कर वाला भाग है, वहां से टूट करके आई थी, और ये उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही थी। यहां पर इस जगह पर यूरेशिया था, यानी कि एशिया और यूरोप का भाग था। ये प्लेट उत्तर की ओर, पूर्व की ओर खिसकती जा रही थी। अब यहां बीच में एक भाग था, उसका नाम था टेथिस सागर। टेथिस सागर था। स्टार्टिंग में, अब बहुत लंबा वीडियो हो जाता है फिर, स्टार्टिंग में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पेंजिया था, और उसके चारों तरफ पानी भरा हुआ था, उसका नाम पेंथालासा था।
पेंजिया टूट गया, टूट करके उसमें विस्थापन हुआ, विस्थापन होकर के वो कई भागों में बढ़ता चला गया, उससे कई सारे अलग अलग महाद्वीप बन गए और उनके बीच का जो भाग था उसमें चारों तरफ से पानी भरने लगा और वो अलग अलग महासागर बन गए। अब जब एक टुकड़ा ये था अफ्रीका और एक यूरेशिया का था, ये मैं लिख देता हूं यहां पर, अफ्रीका, ये इंडियन प्लेट थी, इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व की ओर खिसक रही थी। ये बीच का जो भाग था जिसमें पानी भरा हुआ था, इस भाग का नाम था, ये पानी था इसमें, और इस भाग का नाम था टेथिस सागर। इस टेथिस सागर में क्या हुआ कि ये उत्तर की ओर खिसकता गया, तो इंडियन प्लेट जो है धीरे धीरे ऐसे करके और यहां तक आ गई। तो अब मैं इसको एक स्पष्ट रूप में कर देता हूं यहां, जैसे आपको समझ में आए। ये इंडियन प्लेट जो है फिर इस रूप में हो गई। फिर यहां अब कुछ नदियां इधर से आ रही थी, कुछ नदियां इधर से भी आ रही थी, और बीच में जो टेथिस सागर में जमाव था यानी अवसाद जो जमा थे, इन नदियों ने जो जमा कर रखा था इस टेथिस सागर में, वो जमाव क्या हुआ, इस प्लेट के द्वारा खुरच करके इकट्ठा होने लगा, एक जगह इकट्ठा होने लगा। जैसे मलाई जब जमती है भगोने के अंदर, तो चम्मच के द्वारा आप उस मलाई को खुरच करके लेके आते हैं तो सारी मलाई एक तरफ आ जाती है चम्मच के पास में, है ना। तो ऐसे ही जब ये भारी प्लेट इस हल्की प्लेट की तरफ जा रही थी ऐसे करके, तो जो यहाँ समुद्र में इस टेथिस सागर में जमाव था वो खुरच करके उसका क्या हुआ, यहां पर इकट्ठा हो गया, वो यहां पर इकट्ठा हो गया और कुछ मैग्मा भी निकला। ये प्लेट के अंदर धसी, ये प्लेट इस प्लेट के नीचे धसी, ये भारी प्लेट थी और ये हल्की प्लेट थी। अब भारी हल्की के अंदर जाएगी तो जो मैग्मा चैम्बर है वो वहां तक धस गई, तो अंदर से मैग्मा भी निकले आया, तो मैग्मा भी निकले आया और ये समुद्र में जमाव था, ये इनसे हिमालय का निर्माण हो गया, मोड़ पड़ गए, नवीन पर्वत का निर्माण हो गया, है ना। लेकिन ये जो बीच में कुछ भाग ऐसा था जहां पर पानी भरा हुआ था, तो इस पानी वाले भाग में नदियों ने लगातार जमाव शुरू करती रही। तो अब क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इस पर मिट्टी भर गई इसमें पूरे में, और मिट्टी भर गई तो एक लंबे समय बाद एक मैदान का निर्माण हो गया। आप देखेंगे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल, पूरी बेल्ट में देखें आप, बहुत गहराई तक खोदेंगे तो 1-2 किलोमीटर गहराई तक आपको मिट्टी मिलेगी, बालू मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वो नदियों ने जमाव किए वहां पर। और आप दक्षिण भारत में चले जाइएगा, इतनी गहराई पे आप खोद नहीं सकते, वहां पत्थर निकल जाएगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक स्थिर और सॉलिड प्लेट है, जो प्रायद्वीप है ये वाला भाग, ये सॉलिड प्लेट है, जबकि उत्तर का मैदानी भाग इन नदियों द्वारा और इन नदियों द्वारा जमाव किए जाने वाले बालू और मिट्टी से निर्माण हुआ है। इसलिए उत्तर का विशाल मैदानी भाग हिमालय के दक्षिण में है और प्रायद्वीप के उत्तर में है। ये खाली जगह थी बिल्कुल, किसकी? टेथिस सागर की, पानी वाली जगह थी, लेकिन मिट्टी और बालू के जमाव से ये भर गई और एक मैदान के रूप में बदल गई, जो कि आज बहुत ही उपजाऊ मैदान है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये समानांतर निक्षेप द्वारा निर्मित है। क्या? ये उत्तर का मैदानी भाग। आगे मैं इसमें और चीजें जोड़ता हूं, ये आपके समझ में आ गई होगी बात। ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टेड हो जाएगी, आपको बड़ा मजा आएगा, आप जुड़े रहिएगा पूरी क्लास में लगातार। देखिए मैं आगे और बात करता हूं, और विशेषताएं समानांतर ये थी, और सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इसका निर्माण जो हुआ था, जो निर्माण हुआ है इस उत्तर के विशाल मैदानी भाग की बात कर रहा हूं मैं। अब निर्माण जो हुआ है वो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों नदियों के द्वारा हुई है। और ये तीनों नदियां किससे बनी थी? इंडो ब्रह्मा नदी हुआ करती थी, उससे ये 3 भाग में बदल गई। इनसे निर्माण हुआ है किसका? इस उत्तर के विशाल मैदानी भाग का। इसके अलावा इन 3 के अलावा भी कुछ नदियां हिमालय की तरफ से और कुछ नदियां प्रायद्वीप की तरफ से, यानी कि इस भाग में कुछ नदियां उत्तर की तरफ से और कुछ नदियां इस प्रायद्वीपी भाग की तरफ से, दोनों तरफ से आकर के और भी कुछ नदियां हैं, केवल 3 नदियां नहीं है ये। इन नदियों के अलावा
और भी बहुत सारी नदियां हैं, कुछ इनकी सहायक हैं, कुछ अन्य नदियां हैं, उससे इनका निर्माण हुआ है। तो ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब पश्चिमी मरुस्थल की बात कर लेते हैं। अब इस भाग की बात कर लेते हैं। ये एक्चुअल में क्या है, ये शुष्क रेतीला भाग है। ये शुष्क रेतीला भाग है। अरावली पर्वत श्रृंखला जो कि राजस्थान को दो भागों में बांटती है, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तक एक श्रृंखला है। उस श्रृंखला के पश्चिम में ये पश्चिमी मरुस्थल फैला हुआ है और ये शुष्क है, यानी कि इस आर्द्रता कम है, यानी कि आर्द्रता अर्थात नमी की कमी है। कटीले वन और झाड़ियां इत्यादि यहां पर पाई जाती हैं। इसके अलावा यहां पर पहले कभी समुद्र था। ये जो रेत है ना, ये रेत यानी कि ये बालू प्लस रेत, इसका क्या कारण है? क्योंकि यहां पर पहले सागर हुआ करता था, ये भाग सागर में डूबा होता था। अब कल्पना कीजिए कि इतना सारा रेत कहां से आ जाएगा? थार के पूरे मरुस्थल में रेत ही रेत है, तो रेत कहां से आया? एक्चुअली ये भाग जो है समुद्र में डूबा हुआ था और विभिन्न नदियां जो है उसमें अपने अवसाद जमा करती रहती थी और कालांतर में ये भाग समुद्र से ऊपर निकल गया, जो कि रेत तो पहले से था ही था यहाँ पर, और फिर वो सूखा भाग हो गया। इसलिए ये बालू और रेत जो है किसके कारण हुए? सागर के कारण। यहाँ पर सागर लहराता था किसी जमाने में। इसका एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में आकलवुड फॉसिल पार्क है। आकलवुड फॉसिल पार्क है और वहां पर मछलियों के अवशेष मिले हैं। अब मछली कहां से आ गई रेगिस्तान में, मरुस्थल में, है ना? क्योंकि वहां पर पहले मछलियां हुआ करती थी, समुद्र था इसलिए। और भी इसमें कोई खास बात ऐसी है नहीं। इसमें जो जगह जगह पर इसमें कठोर और जो ठोस भाग है ना, इस मरुस्थल में भी कठोर और ठोस भाग हैं, उनको एक नाम दिया गया है क्रीटोन। ये एक एग्जाम में आया हुआ है पहले कभी, है ना, ये वर्ड क्रीटोन क्या है? तो क्रीटोन क्या है कि मरुस्थलीय भाग में, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में जो बालू और रेत के अलावा कठोर और ठोस भाग भी होता है बीच बीच में, उसको क्रीटोन कहा जाता है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और तो इसके बारे में कोई खास बात है नहीं। फिर आगे बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार की। आप लिखते चलिएगा। प्रायद्वीपीय पठार की। अब प्रायद्वीपीय भाग जो है ये बहुत ही स्थिर भाग था, कठोर भाग था और निर्माण इसका जो है वो कैम्ब्रियन काल में हुआ। कैम्ब्रियन काल में, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन के बाद में आया कैम्ब्रियन, ठीक है। तो कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था और ये बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से मतलब खनिजों का भंडार है यहाँ पर। खनिज भयंकर पाए जाते हैं, धातुक खनिज तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसमें और कोई खास बात नहीं। जब मैं पढ़ाऊंगा ना प्रायद्वीप पठार को, इसमें सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। हर टॉपिक को मैं अलग अलग पढ़ाने वाला हूँ। ये केवल मैं आपको सूक्ष्म जानकारी दे रहा हूँ। मेरी जो भी क्लास होगी वो डीपली होगी, लाइट क्लास कोई भी नहीं होगी। आपको अगर कोई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कोई पीजी एमए की या नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मेरी क्लास महत्वपूर्ण है, लाभदायक है। मेरे हर कंटेंट आपको डीपली मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि लाइटली नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को तो शामिल कर ही रहा हूं मैं, साथ में सिविल सर्विसेज और नेट को विशेष तरीके से ध्यान में दे रहा हूं मैं, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को फायदा हो इस बात का, ठीक है। तो मैं विस्तार से जाऊंगा। अभी तो केवल मैं एक सूक्ष्म तरीके से बेसिक चीजें इनके बारे में बता रहा हूं। और अब तटीय मैदान की बात करें तो तटीय मैदान का विस्तार बहुत कम है। चलिए ये भी आपको बता देता हूं 2 मिनट में, शॉर्ट बात है ये। फिर अपन तटीय मैदान की विस्तार से चर्चा करेंगे ना, तब आएंगे। इसका सूक्ष्म विस्तार है, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं है। प्रायद्वीपीय जो पठार है
ये इस प्रकार से है, इसके दोनों तरफ इधर भी और इधर भी ये जो है तटीय मैदान है दोनों तरफ, ठीक है। इनका विस्तार बहुत कम है और द्वीप समूह है, ये भी समुद्र में निकले हुए टापू हैं, समुद्र में निकले हुए भाग हैं। एक्चुअली द्वीप का ही बड़ा रूप है महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, महा का मतलब है बड़ा और द्वीप है छोटा, सारे समुद्रों में निकले हुए ये सब है ना। बड़ा हो जाता है उसको महाद्वीप कह देते हैं, छोटा है तो उसको द्वीप कह देते हैं। तो ये भी क्या है, समुद्र में निकले हुए भाग हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने भारत के भौतिक प्रदेशों में बांटा भारत को। अब आगे और चर्चा करेंगे, एक एक की विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं एक भारत का मानचित्र बना देता हूं, भारत के मानचित्र में इन सबको आपको दर्शाता हूं, ठीक है। आप लोग लगातार पढ़ते रहिएगा। अब आप देखिएगा कि भारत में कितनी विभिन्नताएं हैं, कितनी तरह की भूमि है, कितनी तरह की जलवायु है, कितनी बोली भाषाएं, कितने तरह के लोग, खान पान, वेशभूषा, व्यवसाय, कितना अंतर है हमारे इस संस्कृति में, देश में। लेकिन फिर भी इस पर समानता है, एकता है। फिर भी देखिए कितनी बड़ी बात है कि हम क्या हैं, एक संघ हैं, है ना। हम यूनियन टेरिटरी भी रखते हैं और हम स्वतंत्र राज्य भी रखते हैं, फिर भी हमारे अंदर देखिए कितना संगठन है। अब इनको भारत के भौतिक प्रदेशों को मैं एक मानचित्र बनाता हूं और मानचित्र पर इनको प्लॉट करते हैं। एक रफ मानचित्र बना लेते हैं। ये राजस्थान वाला हिस्सा आ गया इधर और ये गुजरात की तरफ चले गए अपन। सॉरी, ये बोर्ड पर आ नहीं रहा होगा पूरा, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। अब यहाँ तक ही आपका आ रहा होगा मेरे ख्याल से, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। ये राजस्थान वाला हिस्सा हो गया, ये गुजरात में आ गए, ये देखिए अब ये भारत यहाँ तक आ गए। फिर यहाँ से भी थोड़ा सा उत्तराखंड में अपन हो गए, फिर ये नेपाल की तरफ आ गए और सिक्किम, सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश आ गए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम होते हुए अपन बांग्लादेश में आ गए, बांग्लादेश से होते हुए इस तरीके उड़ीसा में हमने ये छोड़ दिया। देखिए ये रफ मानचित्र मैंने बनाया है और अब इसमें अपन भौतिक प्रदेशों को भर देते हैं। तो देखिए पहला कौन सा था, उत्तर का पर्वतीय भाग, उत्तर का पर्वतीय भाग। तो देखिए हिमालय कहाँ पर है, इस भाग में तो है हिमालय, ए ऐसे। थोड़ा सा यूपी वाले भाग में आता, नेपाल होता हुआ इस प्रकार से ये भाग, ये थोड़ा ये सिक्किम वाला और ये अरुणाचल प्रदेश में। तो ये उत्तर का हिमालय क्षेत्र है। इसके दक्षिण में फिर आ जाता है, पहले अपन इसको कर देते हैं यहाँ पर मरुस्थल को कर देते हैं, पश्चिमी मरुस्थल को कर देते हैं पहले। ये पश्चिमी मरुस्थल कर दिया हमने और पश्चिमी मरुस्थल के साथ साथ अपन प्रायद्वीप के से पहले अपन ले लेते हैं उत्तर के विशाल मैदान को। इस प्रकार से, और इनको शेडिंग दे देते हैं थोड़ी सी साथ साथ। ये अपना आ गया उत्तर का विशाल मैदानी भाग, उत्तर का विशाल मैदानी भाग। ठीक, इसमें थोड़ा समय लगता है। अब प्रायद्वीपीय भाग को ले लेते हैं अपन, ये प्रायद्वीपीय भाग है।
प्रायद्वीपीय भाग को भी अपन प्लस साइन से कर लेते हैं, जिससे कम टाइम लगेगा शेडिंग देने में। और अब ये जो भाग बचा ये है समुद्र तटीय मैदान। ये समुद्र का तटीय भाग है, समुद्र तटीय मैदान है ये भी तटीय भाग हो गया इधर भी, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। और अब क्या बच गया? अब बच गया हमारा द्वीप समूह। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर लक्षद्वीप है। तो इनको मैं डार्क से भर देता हूँ पूरा। तो ये हो गया अंडमान निकोबार और ये हो गया लक्षद्वीप। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि भारत के भौतिक प्रदेश हैं। पहला है, ये है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है ये उत्तर का विशाल मैदान। ये वाला है मरुस्थलीय प्रदेश। ये है समुद्र तटीय मैदान। अब ये मैदान इधर वाला पूर्वी समुद्र तटीय मैदान कहलाएगा और इधर वाला पश्चिमी तटीय मैदान कहलाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। ये बीच में जो है ये वाला, ये पूरा, ये है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। और ये जो भाग दिखाई दे रहा है ये है द्वीप समूह, ये द्वीप समूह है ये। तो अब आप देखिएगा कितने भाग हो गए, 1 2 3 4, समुद्र तटीय मैदान 5 और द्वीप समूह 6। हमने भारत की भूमि को 6 भौतिक प्रदेशों में बांट लिया। बहुत ही इजी है, कोई खास बात नहीं है। इसके लिए आप एक इंडेक्स बना सकते हैं, संकेतक बना सकते हैं इस प्रकार से, और इसमें इस प्रकार से शेडिंग भर देना। इसमें लिख देना उत्तर का पर्वतीय भाग, इधर मैदान, और ये शेडिंग दे देना। इसमें ये शेडिंग दी है तो इसमें ऐसे कर दो। मैदान में आपने ये भरा है, क्रॉस भरा है तो क्रॉस भर दो, इसको संकेतक लिख दो आप। तो इस प्रकार से आप ये इसमें शो कर सकते हैं। परीक्षाओं में विशेष नंबर रिटन के अंदर बहुत अच्छे नंबर आपको मिलते हैं। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं इसी में, यहाँ पर थोड़ी सी आपको आसानी हो जाएगी कि इस भूमि के ऊपर पर्वत भी हैं, पठार भी हैं और मैदान भी हैं, ठीक है। क्या है? पर्वत भी हैं, पठार भी हैं और मैदान भी हैं। ये तीनों स्थलाकृतियां हैं। अब ये तीनों स्थलाकृतियां हैं तो देखिएगा, जो पर्वत हैं, जो पर्वतों के जो अंतर्गत भाग आता है वो आता है 29.3%, और जो पठार हैं, पठार के अंतर्गत आता है 27.7%, और जो मैदान है उसमें आता है 43%। अब इसको टोटल करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो भारत की पूरी भूमि जो है, पर्वत, पठार, मैदान जो हैं वो इस रूप में बटे हुए हैं। 29.3% भाग पर क्या फैला हुआ है? पर्वत फैले हुए हैं, और 27.7% भाग पर पठार फैले हुए हैं, जबकि 43% भाग पर मैदान विस्तृत हैं। आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो पर्वत हैं, पर्वतीय भाग जो हैं, इसमें पहाड़ियां भी शामिल आ जाती हैं। पूर्वोत्तर की पहाड़ियां हैं यहाँ पर,
दाफला मिश्मी की पहाड़ियां हैं, या गारो खासी जैंतिया की पहाड़ियां हैं शिलोंग के पठार में, या फिर और नीचे आ जाए नागा की पहाड़ियां, मिजो की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियां, या इधर आ जाइएगा नीलगिरी की पहाड़ियां वगैरह, जितना भी पहाड़ियों वाला भाग है वो सब आ जाता है इन पर्वतों के अंदर। 29.3% के अंदर आ गया वो सारा। इसमें पर्वतों के अंदर पहाड़ियां भी सम्मिलित हैं, कंफ्यूज नहीं होना। बहुत सी पुस्तकों में पहाड़ियों को अलग दर्शाया गया है, पर्वतों को अलग दर्शाया गया है। हालांकि पर्वत और पहाड़ियां ज्यादा अंतर नहीं होता है, पर्वत थोड़े से ज्यादा विस्तार लिए होते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई तक होते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। अब कुछ विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि गुरुजी आप बहुत बड़ी क्लासेस कर देते हो। अब एक्चुअली हम इन सभी भौतिक प्रदेशों का, चाहे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश हो, मरुस्थलीय प्रदेश हो, उत्तर का विशाल मैदान हो, समुद्र तटीय मैदान हो, द्वीप समूह हो, या प्रायद्वीपीय भारत हो, इन सब का एक एक का विस्तार से वर्णन करेंगे। आपके सिलेबस में कोई चीज छूटेगी नहीं। भारत के भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे। इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे कि टॉपिक पढ़ लिया और एग्जाम हम क्रैक ही नहीं कर पाए। मेरा पूरा आप वीडियो देखेंगे, मैं गारंटी लेता हूं कि भारत के भौतिक प्रदेश से कोई भी, चाहे कंपटीशन हो या कोई रिटन एग्जाम हो आपका, BA MA या नेट की परीक्षा हो, या आप सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं, भौतिक प्रदेशों से संबंधित प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अब प्रयास मेरा यही है, ठीक है। और आगे नेक्स्ट क्लास में अपन फिर मिलते हैं, तीसरी क्लास में। आज ये दूसरी क्लास में यही समाप्त करता हूं। कल तीसरी क्लास जब हम स्टार्ट करेंगे उसमें उत्तर के पर्वतीय प्रदेश का, यानी उत्तर के हिमालय प्रदेश का हम विभाजन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है, हिमालय का भी विभाजन किया गया है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय और बाह्य हिमालय के रूप में उसको बांटा गया है। इन सभी हिमालयों में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं, कौन कौन से इनमें दर्रे हैं, कौन कौन सी बाउंड्रीज इनको अलग करती हैं, सांगपो सचर जोन, मेन सेंट्रल थ्रेट और मेन बाउंड्री फॉल्ट, इनकी भी चर्चा करेंगे। कौन कौन किस किस को अलग करता है, और पर्वतों की भी चर्चा करेंगे कि सर्वोच्च पर्वत कौन सा है, पूर्व से पश्चिम दिशा में, घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में, आरोही अवरोही क्रम में। इस प्रकार के प्रश्न बहुत ज्यादा कंपटीशंस में आते हैं। तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा हिमालय का वर्गीकरण। तो विद्यार्थियों, आज अपन विदा लेते हैं तीसरी क्लास में, भारत का भूगोल सीरीज की 3rd क्लास में। कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।